एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है और पढ़ाई कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए, कौन से आने वाले हैं एग्ज़ाम्स? कुछ आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। हम हर तरह की हेल्प आपकी करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 ICSE बोर्ड बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 6। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। हार्ट के स्ट्रक्चर के बाद हमने वॉल्व्स के बारे में पढ़ा था, हार्ट में जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डिफरेंट वॉल्व्स पढ़ी थी हमने। आई होप आप सभी को वॉल्व्स के नाम और उनके फंक्शन, कहाँ पर कौन सी लोकेटेड रहती है, वो सभी आपको पता है और आपने अच्छे से लर्न कर लिए हैं। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाला पूरा थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको लर्न करना होगा, आराम से हो जाएगा। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं करना कि एक बार नहीं हुआ दूसरी बार नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, करना प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट में, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में हमने ये पढ़ा था कि हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स यानी कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो हार्ट में से 2 बार होकर जाता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन का एक राउंड कंप्लीट हो सके, तो उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उसमें 2 टाइप्स ऑफ टू वेज होते हैं सर्कुलेशन में। डबल सर्कुलेशन बोल रहा है ना, तो 2 तरीके हो गए, 2 रास्तों से ब्लड सर्कुलेट होता है। पहला हमने पढ़ लिया था पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजती है ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजती है ताकि ऑक्सीजनेशन वो कर सके ब्लड, ठीक है। लंग्स जो है ऑक्सीजनेशन कर सकें, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो भेजती है। और लेफ्ट ऑरिकल जो है जब उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है लंग्स से तो वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू मिलता है। तो ये था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर पल्मोनरी वीन तक पहुंचा ब्लड। कैसे? राइट वेंट्रिकल में 4 कंपार्टमेंट्स बताए थे ना। राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन। एक मिनट, राइट वेंट्रिकल बोल रहा है ना, राइट वेंट्रिकल ही हो गया। अपर चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट के, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जॉइंट रहती है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ये हो गया। लेफ्ट ऑरिकल जब उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से मिल जाता है तो वो पल्मोनरी वीन के थ्रू, लंग्स से मिल जाता है तो पल्मोनरी वीन के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। क्या? सिस्टमिक सर्कुलेशन 2 तरीके बताए थे, पल्मोनरी पढ़ लिया हमने। सिस्टमिक में क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड। अभी तो लंग्स तक चला है ना, बॉडी में थोड़ी पहुंचा है, अभी तो लंग्स तक चला है। तो अब हम पढ़ेंगे बॉडी में कैसे होता है। इस प्रोसेस में द राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस में राइट ऑरिकल जो होती है, ठीक है, उसमें तो हमने राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल का पढ़ा था। इसमें क्या है, राइट ऑरिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड मिलता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंड करती है, ठीक है। इन ब्लड सर्कुलेशन में द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू 2 मेजर वेन्स कॉल्ड द वेना कावा एंड इज ब्रॉट टू द राइट ऑरिकल। ब्लड सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड वो पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से, वो 2 मेजर वीन्स के थ्रू पहुंचता है। उन दोनों मेजर वीन्स को हम बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। और फिर वेना कावा से वो राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है वेना कावा के थ्रू, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से राइट ऑरिकल में पहुंचता है। समझ में आया? राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वेना कावा के थ्रू। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट ऑरिकल, जब राइट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, द ब्लड इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। जब राइट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड जो है वो पुश होकर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट समझ लो ना, ऐसे होती है कॉन्ट्रैक्ट, देन द ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द राइट ऑरिकल।
जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो ब्लड को वापस राइट ऑरिकल में जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है कि ब्लड जो है वो वापस फ्लो बैक उसका ना हो जाए राइट ऑरिकल में। समझ में आया? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से द ब्लड गेट्स पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज द ब्लड इनटू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। अब लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन कैरीड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी वीन की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाया जाता है। कहाँ पर? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल पंप्स द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट ऑरिकल जो है वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द लार्ज आर्टरी कॉल्ड एओर्टा विच कैरीज ब्लड आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ओपनिंग होती है वो लार्ज आर्टरी में होती है, ठीक है। लार्ज आर्टरी हमने पढ़ी थी, एओर्टा को बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ओपन होता है वो एओर्टा में होता है और एओर्टा जो है वो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है। तो ये है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन का टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया। भी आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन का जो हमने टॉपिक पढ़ा वो आपको डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। अब हम इसे भी समझ लेते हैं, आपको ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो राइट वेंट्रिकल होती है, ठीक है, एरोज का भी ध्यान रखना, राइट वेंट्रिकल हो गया ये, ठीक है। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजती है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। एक काम ये हो गया। फिर उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल जो होती है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है थ्रू लंग्स थ्रू पल्मोनरी वीन, ठीक है। पल्मोनरी वीन के थ्रू उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लेफ्ट ऑरिकल को, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के लिए। तो देखा आपने, ये पूरी एक साइकिल पहले कंप्लीट हो गई। समझ में आया क्या? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। फिर लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बन जाएगा, प्योर ब्लड जो होगा, वो पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर ऐसे दिखाए हुए नहीं है, बट ये कैपिलरीज जो दिखाई हुई हैं आपको यहाँ पर, ये डिफरेंट पार्ट्स ही हैं, ठीक है। किसमें आता है? राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ओके। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, दैट मीन्स हियर, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन आर्टरी, दैट मीन्स एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में वापस पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, वो जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दो मेजर वीन्स के द्वारा। उन दोनों मेजर वीन्स को हम क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं ना। फिर ताकि वो राइट ऑरिकल में पहुंच सके, राइट ऑरिकल में पहुंच सके, वेना कावा के थ्रू जाता है, ठीक है। और जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट ऑरिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, कहाँ जाता है ब्लड? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, राइट एट्रियम में पहुंचा वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब कब जाएगा? जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है। वहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो होने को रोकते हैं ताकि ब्लड वापस राइट ऑरिकल में ना चला जाए। इस चीज़ को रोकते हैं। कौन से वॉल्व होते हैं यहाँ पर? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, बताया था ना, इधर बाइकस्पिड होता है, इधर होता है ट्राइकस्पिड, ओके। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। यहाँ से ब्लड कहाँ? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, जो ब्लड को लंग्स में ले जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन
इन आ जाती है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो वापस लेफ्ट ऑरिकल में जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू। किस में जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू। फिर लेफ्ट ऑरिकल जो है ब्लड को पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में डाला, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लार्ज आर्टरी में, यानी कि मेन आर्टरी जो होती है एओर्टा, वहाँ पर जाता है और वहाँ से बॉडी के फिर से वापस डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाता है। तो ये है गाइज आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस। आई होप आपको आसानी है, आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको हार्ट का पूरा टॉपिक समझ में आया या नहीं। अब हमारा नया टॉपिक है हार्ट बीट्स, ठीक है। हार्ट के अंदर ये हार्ट बीट्स। दी हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। हार्ट जो है आर्टरीज में ब्लड पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। व्हेन दी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज। जब कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो छोटी हो जाएगी साइज में। एंड पुशेस दी ब्लड इनटू मेन आर्टरी विद अ ग्रेट फोर्स। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है हार्ट का, और वो ब्लड को मेन आर्टरी में एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर मेन आर्टरी में ब्लड को पुश करता है। समझ में आया? देन दी हार्ट रिलैक्सेस। हार्ट रिलैक्स हो जाता है, उसकी ओरिजिनल साइज में आ जाता है हार्ट वापस। एंड गेट्स फिल्ड अप विद ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वीन, और उसमें फिर से वापस से ब्लड भर जाता है पल्मोनरी वीन से जो आता है। इन दिस वे, इस तरीके से दी हार्ट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अगेन एंड अगेन टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी कंटिन्यूसली। इस तरीके से हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है ताकि ब्लड को पंप कर सके बॉडी में, ठीक है, रेगुलरली। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाता है तो एक हार्ट बीट बनती है। समझ में आया? वन हार्ट बीट कब बनती है? when one complete contraction and relaxation of the heart takes place. Heart of an adult person usually beats about 72 to 80 times in a minute while resting. जब पर्सन नॉर्मल पोजीशन पर है, नॉर्मल है, ठीक है, तो किसी भी एडल्ट पर्सन का जो हार्ट है वो अबाउट 70 to 80 टाइम्स क्या करेगा? बीट करेगा इन अ मिनट रेस्टिंग पोजीशन पे। तो इस रेटिंग्स को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। When we can feel our heartbeats if we place our hands on the left side of our chest just above the heart region. हम हमारी हार्ट बीट्स को महसूस भी कर सकते हैं अगर हम हमारा हाथ हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखें, हार्ट रीजन के हल्का सा ऊपर वहाँ पर रखेंगे तो हम हार्ट बीट्स को महसूस कर सकते हैं। दी हार्ट बीट्स कैन बी काउंटेड इजीली बाय काउंटिंग दी पल्स। हार्ट बीट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं पल्स को काउंट करके, ठीक है। दो दी एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ एन एडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज अबाउट 72 to 80 बीट्स पर मिनट, बट द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इंक्रीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ फिजिकल एक्सरसाइज और व्हेन अ पर्सन इज एक्साइटेड। अब एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो होता है किसी भी एडल्ट पर्सन का जब वो रेस्टिंग पोजीशन पर यानी कि नॉर्मल पोजीशन पर है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है ऐसा, तो क्या होता है 72 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। लेकिन अगर वही पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है या फिर एक्साइटेड है तो फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त और उसके बाद उसकी हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। हार्ट बीट्स फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बिकॉज आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी अंडर दीज कंडीशंस। हार्ट जो है हमारा वो फास्टर बीट क्यों करता है फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान? क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फास्टर बीटिंग ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड मोर रैपिडली टू द बॉडी ऑर्गन्स विच सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर रैपिड रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। फास्टर बीटिंग जो होती है हार्ट की, उससे क्या होता है ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी पंप होने लगता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचने लगता है ताकि ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को मिल सके और आप रेस्पिरेशन कर सको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या बोल रहा है? हार्ट जो हमारा फास्ट बीट करता है, जब हमारी हार्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ताकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कॉज्ड बाय एक्साइटमेंट, फियर और नर्वसनेस, हाउएवर लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर विच इट बिकम्स नॉर्मल। हार्ट बीट्स का रीज़न क्या है? हार्ट बीट्स जो बढ़ रही हैं उसका रीज़न क्या है? एक्साइटमेंट, फियर, नर्वसनेस, ये इन सभी की वजह से हार्ट बीट्स बढ़ती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बढ़ती ही रहती हैं, नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ती हैं। जब आप नॉर्मल हो जाते हो तो वो नॉर्मल आ जाती हैं हार्ट बीट्स, ठीक है। एवरेज हार्ट रेट इन इन्फेंट्स इज़ फार हायर देन इन एडल्ट।
हार्ट रेट जो होता है इन्फेंट्स में यानी कि छोटे बच्चों में जो हार्ट रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। और डॉक्टर लिसन्स टू अवर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। क्या एक डॉक्टर जो होता है वो हमारी हार्ट बीट्स को सुनता है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन हियर द हार्ट बीट्स क्लियरली। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हमारी हार्ट बीट्स की जो साउंड होती है उसे एम्पलीफाई कर देता है यानी कि और लाउड कर देता है, ताकि डॉक्टर जो है हमारी हार्ट बीट्स को ईजिली सुन सके। ऐसा होता है ना स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स का। तो ये ईयर पीस होते हैं, ये चीज़ ईयर पीसेस जो होते हैं डॉक्टर अपने ईयर्स में लगाते हैं। और ये चेस्ट पीस होता है, ये बीच में डायफ्राम है और ये रबर की ट्यूब है। तो ये डायफ्राम और ये जो चेस्ट पीस होता है ये पूरा हमारी चेस्ट पर लगाया जाता है ताकि हार्ट बीट्स डॉक्टर सुन सकें। तो जब ये लगाया जाता है इस रबर ट्यूब के थ्रू हार्ट बीट्स जाती हैं और वो एम्पलीफाई कर देता है उन हार्ट बीट्स को। तो ये होता है कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्टेथोस्कोप के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आ चेस्ट पीस। चेस्ट पीस देखा विच कैरीज द सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम। उस चेस्ट पीस के बॉटम में एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है। डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड्स ऑफ हार्ट बीट्स। डायफ्राम का ही ये काम होता है कि वो हार्ट बीट्स की साउंड को एम्पलीफाई कर देता है यानी कि उसे लाउड बना देता है। 2 ईयर पीसेज होते हैं विच आर मेड ऑफ 2 मेटल ट्यूब्स। ये जो ईयर पीसेस होते हैं 2 मेटल ट्यूब्स के बने होते हैं। दीज आर पुट बाय द डॉक्टर इनटू हिज ईयर्स। और ये डॉक्टर के द्वारा अपने कानों में लगाए जाते हैं, डॉक्टर के कानों में। ठीक है, फिर आती है थर्ड पार्ट रबर ट्यूब विच जॉइंस द चेस्ट पीस टू द ईयर पीसेस, जो चेस्ट पीस को ईयर पीसेस तक जोड़ती है। ठीक है, रबर ट्यूब ट्रांसमिट्स द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस इनटू द ईयर पीसेस। बताया था ना भी रबर ट्यूब क्या करती है, जो चेस्ट पीस से ईयर पीस में ट्रांसमिट करने का काम करती है साउंड को। Stethoscope is used to hear clearly the heartbeats by placing the chest piece over the heart region of the chest. स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है ताकि हार्ट बीट्स को क्लियरली सुना जा सके। कैसे सुनते हैं, उस चेस्ट पीस को हमारी चेस्ट के हार्ट रीजन पर लगाकर। ठीक है, जो भी पेशेंट है उसके चेस्ट के हार्ट रीजन पर लगाकर चेस्ट पीस लगाकर हार्ट बीट डॉक्टर सुन सकता है। डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड्स ऑफ हार्ट बीट कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी एंड द रबर ट्यूब एंड ईयर पीसेस ट्रांसमिट दीज साउंड्स टू द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर। डायफ्राम जो है हार्ट बीट्स की साउंड को एम्पलीफाई करता है। क्या, डायफ्राम हार्ट बीट्स की साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है जो बॉडी में से आ रही हैं, और रबर ट्यूब और ईयर पीसेस जो हैं इन साउंड्स को डॉक्टर के कानों तक पहुंचाते हैं। Doctors can get clues about the condition of our heart by listening to the heartbeats through the stethoscope. डॉक्टर को क्लू मिल जाता है हमारे हार्ट की कंडीशन के बारे में। जब वो हमारी हार्ट बीट सुनता है ना स्टेथोस्कोप के थ्रू, तो उसे हमारे हार्ट की कंडीशन के बारे में क्लूज मिल जाते हैं। तो ये है हमारा हार्ट बीट्स और स्टेथोस्कोप के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पल्स क्या होता है। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज। जब भी हार्ट बीट करता है तो ब्लड आर्टरीज में फोर्स किया जाता है यानी कि ब्लड जो है आर्टरीज में जाता है। दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज एक्सपेंड अ लिटिल। और इससे आर्टरीज जो है हल्की सी एक्सपेंड हो जाती हैं। एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। आर्टरी का जो एक्सपेंशन होता है हर बार, कब, जब ब्लड को फोर्स किया जाता है कि उसमें जाए, आर्टरी में जाए, तब जो आर्टरी का एक्सपेंशन होता है उसे हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, each heartbeat generates one pulse in the arteries, so the pulse rate of a person is equal to the number of heartbeats per minute, that is 72 to 80 per minute। हमारी जो एक हार्ट बीट होती है उससे एक पल्स क्रिएट होती है आर्टरीज में। ठीक है, तो इसलिए पल्स रेट जो होता है किसी भी पर्सन का, वो हार्ट बीट्स पर मिनट जो किसी भी पर्सन की होती हैं वो ही होती हैं, यानी कि 72 से 80 पर मिनट वही पल्स हो गई और वही हार्ट रेट हो गया। सो द पल्स रेट इज़ द सेम एज द हार्ट रेट। इसलिए पल्स रेट वही होता है जो हार्ट रेट होता है। जस्ट लाइक हार्ट बीट्स की ही तरह पल्स रेट ऑफ अ पर्सन इज़ हायर आफ्टर अ फिजिकल एक्सरसाइज और व्हेन अ पर्सन इज़ एक्साइटेड। किसी भी पर्सन का पल्स रेट ज़्यादा आएगा अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है या फिर जब वो एक्साइटेड है। मोस्ट ऑफ अवर आर्टरीज लाई डीप इनसाइड अवर बॉडी एंड हैंस कैन नॉट बी यूज टू फील दी पल्स। मोस्ट ऑफ जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और इसलिए हम पल्स को फील करने के लिए उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। बट रिस्ट, टेम्पल एंड नेक आर सम प्लेसेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड वी कैन फील द पल्स विद आवर फिंगर टिप्स। लेकिन रिस्ट, टेम्पल एंड नेक
ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आर्टरीज जो होती हैं स्किन के सरफेस के पास होती हैं, और हम पल्स को हमारी फिंगर टिप से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द पल्स इज़ ट्रेडिशनली टेकन अबव द रिस्ट। पल्स जो है ट्रेडिशनली जो रेगुलरली देखा जाता है ना, वो रिस्ट के पास देखा जाता है, रिस्ट से थोड़ा सा ऊपर। वी यूजुअली सी दी डॉक्टर टेकिंग द पल्स रेट ऑफ अ पेशेंट बाय कीपिंग हिज फिंगर्स ऑन द रिस्ट ऑफ द पेशेंट एंड एट द सेम टाइम लुकिंग इनटू हिज वॉच। हमने यूजुअली ऐसा देखा है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पल्स रेट लेते हैं एक पेशेंट का अपनी फिंगर्स को उसकी रिस्ट पर रखकर, ठीक है, पेशेंट की रिस्ट पर, और उसी टाइम पर वो अपनी वॉच को भी देखता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये जैसे हैंड है तो डॉक्टर यहाँ पर ऐसे लगाता है और अपनी वॉच पर भी देखता है, ठीक है, ताकि वो हार्ट बीट्स को और पल्स रेट को क्या कर सके, मीज़र कर सके। ये होता है पल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। वो प्रेशर जिस पर ब्लड जो है हमारी बॉडी में पंप करा जाता है हार्ट के द्वारा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है किसी भी पर्सन का दो वैल्यूज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड इनटू आर्टरीज इज कॉल्ड सिस्टोल। वो एरिया, वो टाइम पीरियड, वो फेज हार्ट बीट का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सिस्टोल। कौन सा टाइम पीरियड? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। एंड द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड अलाउज द चैम्बर्स टू फिल विद द ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोल। और वो टाइम पीरियड हार्ट बीट का जब हार्ट रिलैक्स होता है और वो अलाउ करता है कि उसकी हार्ट के 4 चैम्बर्स जो हैं वो ब्लड से फिल हो जाएं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं डायस्टोल। मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पर ब्लड जो है, उस प्रेशर पर ब्लड हार्ट को लीव कर देता है, छोड़ देता है मेन आर्टरी के थ्रू, ठीक है। ब्लड जो है वो मैक्सिमम प्रेशर जिस प्रेशर पर ब्लड हार्ट को छोड़ देता है मेन आर्टरी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन फेज में, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। दिस हाई प्रेशर इन द मेन आर्टरी मेंटेन्स अ स्टेडी फ्लो ऑफ ब्लड इन ऑल द आर्टरीज टुवर्ड्स द कैपिलरीज। ये जो हाई प्रेशर होता है मेन आर्टरी में, वो ब्लड का सभी आर्टरीज में जो फ्लो होना होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू जो होता है। तो ये जो हाई प्रेशर होता है ना, ये जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, ये जो हाई प्रेशर होता है मेन आर्टरी में, वो ब्लड के फ्लो को नॉर्मल रखने के लिए होता है, ताकि सभी आर्टरीज में ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। और मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और मिनिमम प्रेशर आर्टरीज में जब हार्ट रिलैक्स होता है, उस टाइम जो मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरीज में, उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर। हमने पढ़ा ना, ये मैक्सिमम प्रेशर है और डायस्टोलिक जो है मिनिमम प्रेशर है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी और सिस्टोलिक प्रेशर की ज़्यादा आएगी वैल्यू। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी विच इज रिटन एज mmHg। क्या? ब्लड प्रेशर जो होता है किसी भी पर्सन का, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी की फॉर्म में, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं mmHg, ठीक है। mm हो गया मिलीमीटर, Hg होता है मर्करी। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर, ब्लड प्रेशर वैल्यूज क्या है नॉर्मल? सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। दिस इज यूजुअली रिटन एज 120/80, ठीक है। आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर की मशीन आती है ना, उसमें ऐसे ही आता है 120/80 आता है, ऊपर लिखा रहता है 120 और नीचे लिखा रहता है 80। तो 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और 80 हो गया डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब बात आती है कंडीशंस रिलेटेड टू दी हार्ट फंक्शंस। हार्ट फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस होती हैं? हार्ट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। हार्ट एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। हियर आर सम ऑफ द कंडीशंस दैट में रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। कुछ ऐसी कंडीशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं जिससे हार्ट की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है। सम ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड हियर। कुछ उनमें से बताई हुई हैं, जिसमें सबसे पहले पाल्पिटेशन। यू मस्ट हैव फेल्ट रेसिंग हार्ट बीट्स इन अ नर्वस सिचुएशन सच एज ड्यूरिंग एग्जाम्स। आपने कभी कभी
ऐसा महसूस किया है जब आप नर्वस सिचुएशन में होते हो तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, जैसे एग्जाम्स देना हो आपको, ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट्स कभी कभी बढ़ जाती है क्योंकि आप नर्वस हो जाते हो। दिस कंडीशन अराइजेज व्हेन द हार्ट बीट्स वेरी फास्ट एंड वी फील द बीटिंग ऑफ अवर ओन हार्ट। ये कंडीशन तब आती है जब हार्ट जो है हमारा फास्ट बीट करने लगता है, ठीक है, और हमें हमारे ही हार्ट की बीट्स सुनाई देती हैं, महसूस कर सकते हो आप, ठीक है। द पर्सन फील्स ब्रेथलेसनेस, टाइटनेस अराउंड द चेस्ट एंड डिजीनेस ऑल्सो। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत सी, थोड़ी सी टाइटनेस लगती है, चेस्ट के पास थोड़ा टाइट टाइट सा महसूस देता है और डिजीनेस लगती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। दूसरी कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अनदर कंडीशन रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है आपको दी हुई है? कार्डियक अरेस्ट। द पर्सन कोलैप्सेस एंड लूजेस कॉन्शियसनेस। जो पर्सन होता है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, और उसे होश नहीं रहता है बिल्कुल भी। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक भी बोल सकते हो आप इसे। इट अकर्स व्हेन देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। हार्ट अटैक कब आता है या कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जब आर्टरीज में ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, यानी कि बाधा आ जाती है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है आर्टरीज में, तो बोलते हैं हार्ट अटैक आया है। दिस में हैपन ड्यू टू अ क्लॉट और थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। हार्ट अटैक जो आता है वो इस वजह से आता है, मतलब आर्टरीज में या तो क्लॉट बन गया हो, ठीक है, या आर्टरीज थोड़ी थिक हो गई हैं। थिक किस वजह से होती हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, इसलिए आर्टरीज ज़्यादा थिक हो जाती हैं, ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज मोटी होती हैं, हमने पढ़ा था ना, लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। इट कुड ऑल्सो हैपन ड्यू टू डैमेज इन कोरोनरी आर्टरीज। ये इस वजह से भी हो सकता है हार्ट अटैक, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनमें डैमेज हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल आर सम रीजंस बिहाइंड दिस कंडीशन ऑफ हार्ट। कार्डियक अरेस्ट जो आता है, कार्डियक अरेस्ट जो आता है उसके कुछ रीजंस क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ठीक है, ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, ये सभी कुछ रीजंस हैं हार्ट अटैक आने के, ठीक है। अगली कंडीशन है हाइपरटेंशन। When a person is having higher than normal systolic and diastolic pressure, the person is said to be suffering from hypertension or high blood pressure. हाइपरटेंशन की बात हो रही है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। जब कोई भी पर्सन का नॉर्मल डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर की जगह ज़्यादा आने लगे तो उस पर्सन को बोलते हैं हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। दिस कंडीशन प्रिवेल्स इवन इफ अ पर्सन इज एट रेस्ट। ये कंडीशन तब भी होती है जब पर्सन रेस्ट पर है, नॉर्मल पोजीशन, मतलब लेटा है या रेस्ट कर रहा है, नॉर्मल है। हाइपरटेंशन इज द मेजर कॉज ऑफ डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीजेज। हाइपरटेंशन होने की वजह से दो बड़ी बीमारियों का खतरा रहता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़। तो ज़्यादातर आजकल क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे डायबिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है, और हार्ट की बीमारियां होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, बट आप पॉज करके देख सकते हैं, स्किप बिल्कुल मत करना वरना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, या फिर आप बोल सकते हो लिम्फ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट्स द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। एक सिस्टम टिनी ट्यूब्स का, उन टिनी ट्यूब्स को, उन छोटी ट्यूब्स को हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है, और लिम्फ नोड्स। एक सिस्टम, किसका सिस्टम? लिम्फ वेसल्स का और लिम्फ नोड्स का। लिम्फ नोड्स को आप लिम्फ ग्लैंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। एक सिस्टम लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स का ह्यूमन बॉडी में जो एक लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ। कहाँ से? बॉडी टिश्यूज से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है, उस पूरी सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स का ह्यूमन बॉडी में होता है, जो लिम्फ को बॉडी टिश्यूज से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ कैपिलरीज आर टिनी ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन दी होल बॉडी जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज। जैसे ब्लड कैपिलरीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, ऐसे ही लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये भी टिनी ट्यूब्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। Since the ends of the lymph capillaries in the body tissues are closed, so the tissue fluid can only seep into the walls of the lymph capillaries present in the body tissues. अब lymph capillaries जो होती हैं body tissues में,
उनके एंड्स जो होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं, इसलिए जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो सिर्फ लिम्फ कैपिलरीज की वॉल से जा सकता है। ठीक है, जो बॉडी टिश्यूज़ में लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उनसे ही वो पास हो सकता है, क्योंकि लिम्फ जो कैपिलरीज होती हैं उनके एंड पॉइंट्स क्लोज रहते हैं। ठीक है, मोर ओवर सिंस द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज आर समवॉट बिगर। और अब क्या बोल रहा है, पोर्स जो होते हैं लिम्फ कैपिलरीज की वॉल्स के, लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं उनकी वॉल्स के जो पोर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। सो इवन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू फ्लूइड कैन एंटर इनटू लिम्फ कैपिलरीज। तो क्या बोल रहा है, अब लिम्फ कैपिलरीज की जो वॉल्स में पोर्स होते हैं ना, जो छेद होते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे, वो थोड़े से बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं वो भी लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर सकते हैं। लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कैपिलरीज मिलकर बड़ी लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं। लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स एट इंटरवल्स। लिम्फ वेसल्स में इंटरवल्स यानी कि थोड़े थोड़े गैप पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिसीज। लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं जो लिम्फ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं और बॉडी को डिसीज से बचाने में भी हेल्प करते हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स। समझ में आ रहा है? लिम्फ वेसल्स आर कनेक्टेड टू लार्ज वीन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लार्ज वीन्स होती हैं उनसे कनेक्टेड रहती हैं। थाइमस एंड स्प्लीन, थाइमस एंड स्प्लीन आर इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हैं लिम्फेटिक सिस्टम के? थाइमस एंड स्प्लीन। लिम्फ इज अ लाइट येलो लिक्विड विच इज समवॉट सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है जिसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है। इट कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। इसमें लिम्फ में लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फूड रहता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आता है? टिश्यू फ्लूइड से आता है। इट ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स फ्रॉम द सेल्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। लिम्फ में जर्म्स भी होते हैं, जो सेल्स में जर्म्स होते हैं वो भी होते हैं, और डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स यानी कि पीसेस भी होते हैं। किसमें? लिम्फ में। लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी को काम क्लीन करने का काम होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी सेल्स में जितने भी जर्म्स होते हैं या डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, उन्हें ले जाने का काम करता है। लिम्फ एक दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन का ह्यूमन बॉडी में, बट लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। लेकिन जो लिम्फ होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक। सिंस लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड विच रिमेन्स आउटसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब क्या बोल रहा है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड से आता है। ठीक है, अब ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये बॉडी के सेल्स के बाहर रहता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर रहता है, सेल से बाहर रहता है। लिम्फ कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स पढ़ रहे थे ना अभी हम ऊपर लिम्फ नोड्स में। लिम्फ में एक स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिसीज। जितने भी आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन और बीमारियों से फाइट करते हैं। ठीक है, लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट, germs and fragments of dead cells from the tissue fluid around the body cells seep into the lymph capillaries present throughout the body. lymph में large protein molecules, digested fat, germs और fragments होते हैं dead cells के, जो tissue fluid से body cells में आते हैं, lymph capillaries में जाते हैं। ठीक है, जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, lymph capillaries तक जाते हैं। फ्रॉम lymph capillaries से lymph passes into larger lymph vessel containing lymph nodes. lymph capillaries से lymph जो होता है वो लार्जर लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। उन लार्जर लिम्फ वेसल्स में क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इन द लिम्फ नोड्स में लिम्फ इज क्लीन्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स में जो लिम्फ होता है उसे साफ किया जाता है। लिम्फ एक लिक्विड होता है ना, उसमें सारे जर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो सभी चीज़ों उस लिम्फ को साफ किया जाता है WBCs के द्वारा। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। दीज वाइट ब्लड सेल्स ईट दी जर्म्स एंड डेड सेल्स। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जर्म्स और डेड सेल्स को खा लेते हैं। एंड ऑल्सो मेक एंटीबॉडीज फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिसीज। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स दैट मीन्स लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं ताकि डिसीज से हमारी बॉडी को बचाया जा सके।
The cleaned lymph containing large protein molecules, digested fat and other useful materials is transported by lymph vessels to the large veins. उस large vein को हम बोलते हैं subclavian veins, which runs just beneath the collarbone. क्या बोल रहा है, अब लिम्फ जो है वो क्लीन हो गया, उसमें से जर्म्स बैक्टीरिया सब क्लीन हो गए, उसमें सिर्फ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट और दूसरे यूजफुल मटेरियल्स होते हैं. तो वो क्लीन्ड लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल्स के द्वारा लार्ज वीन्स में चला जाता है. उस लार्ज वीन को हम बोलते हैं सब क्लैवियन वीन, जो कॉलर बोन के नीचे रन करती है. दीज वीन्स कैरी द लिम्फ टू द हार्ट. ये जो वीन्स जो होती हैं वो कौन सी वीन्स, सब क्लैवियन वीन्स, ये लिम्फ को हार्ट तक ले जाती है. इन दिस वे द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट इज कम्प्लीटेड. और इस तरीके से वीन्स जो होती है वो लिम्फ को हार्ट तक ले जाती है. इस तरीके से लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक वो कंप्लीट होता है. तो यहाँ पर आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया हुआ है. ये आपका स्प्लीन है, ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं आपकी, ये लिम्फ नोड्स हैं जगह जगह, ठीक है, देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन डॉट्स सी जो हैं, और ये है आपका थाइमस. तो ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में. देखिए गाइस, ये छोटा सा टॉपिक बचा है, हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. फंक्शंस ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं. लिम्फ टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट बाय कैरिंग देम फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. लिम्फ्स क्या करते हैं, वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फैट को सर्कुलेशन में रखते हैं, उन्हें टिश्यूज से ब्लड तक ले जाते हैं. फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स कंटेन्ड इन द लिम्फ नोड्स एंड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हम बॉडी को प्रोटेक्टेड रखता है जर्म्स मारकर. वो जो जर्म्स हमारी बॉडी टिश्यूज में होते हैं उन्हें मारकर और उन्हें ड्रेन्ड आउट करवा के उन्हें निकालता है लिम्फोसाइट्स की हेल्प से. लिम्फोसाइट्स किस में होते हैं, आपके लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट रहते हैं. और लिम्फोसाइट्स और क्या काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं ताकि इन्फेक्शन और डिसीज से बॉडी को बचाया जा सके. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट फंक्शन क्या बचता है, लिम्फ हेल्प्स इन रिमूविंग बैड प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, जर्म्स एटसेट्रा. लिम्फ जो है वो डिस्ट्रॉयड हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प करता है. जैसे डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ में, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है. तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के 3 मेन फंक्शंस. तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस कवर करेंगे. वो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू.